बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर सबसे पहले जो आप लोग कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ के आए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करने से पहले। यहां नोट देखिए, नोट क्या है? नोट ये था कि जो आप टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ के आए थे वो थे ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर। वो किस शक्ल में थे? ऑर्डर पेयर फॉर्म की शक्ल में थे। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस शक्ल में दिया गया हो कि x, y की शक्ल में, मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म की शक्ल में, अगर कोई आप किसी भी फंक्शन को पढ़ते हैं तो उसके लिए टाइप्स बनती हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। इन टाइप्स में पहली टाइप आती है। अब टाइप को डिस्कस करने से पहले जो आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर पढ़ा देखा है जिसके अंदर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है और डोमेन क्या चीज होती है। जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के एक फंक्शन का दूसरे एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन को कहा जाता है फंक्शन। तो जिस एलिमेंट से हम दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं, पहले के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं, दूसरे के तमाम एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहते हैं। और उनमें से अगर कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स, मतलब सेकंड सेट के अंदर से कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स उठा लें तो वो रेंज कहलाते हैं। तो रेंज, कोडोमेन और डोमेन का कॉन्सेप्ट आपके देह में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहला लेक्चर पहले देखें, उसके बाद इसकी समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले नंबर पे बेटा हमने लिखा है कि इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या हो? रेंज कोडोमेन का सबसेट हो। मतलब क्या है? नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है। सबसे पहले तो ये हमारा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर यूनिक रिलेशन है एक सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। ये बात क्लियर हो गई। लिहाजा ये तो फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप इसकी रेंज लिखें तो रेंज इसकी बनेगी सी, डी और ई, जो आपके सामने लिखा है। क्या बनेगी? सी, डी और ई। जबकि y के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कोडोमेन कहलाएंगे। रेंज क्या कहलाएगी? सी, डी, ई, जो कि कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन का, तो फंक्शन आपका कहलाएगा इनटू फंक्शन। अब दूसरी टाइप देखते हैं कि अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाए, जैसे कि यहां पर बेटा मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए पहले नंबर पे तो देखें सेट दोनों के दोनों फंक्शन की कंडीशन पूरी कर रहे हैं, यूनिक रिलेशन है। दूसरे नंबर पर अब अगर आप इसकी कोडोमेन देखें तो कोडोमेन क्या है? ए, बी, सी। जबकि जब फंक्शन बन गया तो इसकी रेंज कौन सी होगी? एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में कौन कौन से आए? ए, बी, सी। तो अब कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा ये हमारा कहलाया ऑन टू फंक्शन। पहला क्या था कि दो एलिमेंट नहीं थे आए, बाकी एलिमेंट्स आ गए थे। कोडोमेन क्या थी? कोडोमेन ए, बी, सी, डी, ई थी। जबकि रेंज क्या थी? जिनका रिलेशन हो गया सी, डी, ई का, वो रेंज हो गई। इसमें कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ गई। यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको ऑनटू के साथ साथ एक और नाम भी दिया जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन, जो पहले हम पढ़ के आए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इन पहली तो कंडीशन है कि रेंज सबसेट हो कोडोमेन का, रेंज सबसेट हो कोडोमेन का, और साथ कह रहे हैं कि उसके अंदर वन फंक्शन की कंडीशन भी पाई जाए। उसके अंदर वन फंक्शन की कंडीशन भी पाई जाए। बात फॉलो करें, वन फंक्शन की कंडीशन भी पाई जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फंक्शन को कहते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए 1 2 3 ए बी सी डी। अब पहली कंडीशन मैंने क्या बताई है? रेंज सबसेट हो कोडोमेन का। लिहाजा मैंने पहले कोडोमेन लिखी और रेंज लिखी।
अब रेंज के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कोडोमेन में मौजूद, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो रेंज में मौजूद नहीं है। कोडोमेन में ए है जो रेंज के अंदर मौजूद नहीं है, और उसके साथ साथ इनके साथ 1-1 की कंडीशन भी आ चुकी है। इनके साथ 1-1 की कंडीशन, मतलब 1 बी के साथ, 2 सी के साथ, 3 डी के साथ। तो इस तरह के फंक्शन को पहली कंडीशन सबसेट का होना, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन 1-1 की कंडीशन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है, अगर ये मैं चौथी इसकी टाइप बता रहा हूं, अगर रेंज इक्वल हो कोडोमेन के और साथ 1-1 की कंडीशन भी आ जाए। अब देख लें, इसके अंदर जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, इसकी कोडोमेन एबीसी है जबकि इसकी रेंज भी एबीसी है, तो 1-1 की कंडीशन भी आ गई। तो इस तरह के फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाएगा इसको बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये नोट जो था, नोट मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर फंक्शन आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म की कंडीशन में आ जाए तो हम ये टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन बेटा आपके एंट्री टेस्ट में आ चुकी है, लिहाजा ये डेफिनेशन देख लीजिए। ये डेफिनेशन किसकी है? ये 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब x1 और x2 आपस में इक्वल ना हो। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन। इसकी एग्जांपल कोट करता हूं। देखिए आपके पास f ऑफ x इक्वल है, किसके इक्वल है जी? 2x प्लस 1 के। अगर आप इसमें पहली वैल्यू आप पुट करते हो 2, तो 2 पुट करने से आंसर आ जाता है 5। आंसर क्या आ जाता है? 5। अब इस 2 को हम x1 कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हमने इसके अंदर पुट की है। तो x1 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो f ऑफ x1 का है, आंसर 5 आ रहा है। अब इस साइड पे चलते हैं। इसी के अंदर अगर हम f ऑफ 3 पुट करें तो 3 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 7 आता है। मतलब आपने यहां पर x2 क्या पुट किया? 3 पुट किया, और 3 पुट करने से f ऑफ x2 आपके पास क्या आ गया? 7 आया। अब कंडीशन को देख लें कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं है और इनके आंसर भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन के बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये एंटी टेस्ट के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है, लिहाजा मैंने इसे यहां लिखना मुनासिब समझा। अब आगे आ जाते हैं, अपनी इस बुक के अंदर जो टाइप्स ऑफ फंक्शन मौजूद हैं उनके अंदर सबसे पहली जो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं? वेरिएबल के ऊपर पावर्स लगा देना, वेरिएबल की अंडर रूट ले लेना, वेरिएबल को डिवाइड कर देना। अलजेब्रिक फंक्शंस आप लोग पढ़ के आए हुए हैं 10th स्टैंडर्ड में भी, बाकी स्टैंडर्ड में भी। उनमें से कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस मैं नीचे राइट करता हूं और उनको एक्सप्लेन करता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे फंक्शंस जिनको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, जिसके अंदर एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हो, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो इन अलजेब्रिक फंक्शंस के कुछ टाइप्स आगे, अलजेब्रिक फंक्शंस के बेवहां टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? ऐसा फंक्शन जो p की शक्ल में लिखा जाए और p ऑफ x किसके बराबर होगा? an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 अप टू सोन a1 x2 a1 x1 प्लस a नॉट या a0। मतलब ये फंक्शन n से स्टार्ट होगा, an xn से, और कहां पे जाएगा? a0 x0 तक। यहां पर x0 भी लिख सकते हैं, a0 x0 तक। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन बना इन वेरिएबल x के अंदर। अब यहां पर बेटा मैं आपको कुछ चीज बता दूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है an xn, कहां तक जाएगा? a0 x0 तक।
मतलब ये कांस्टेंट, एंड वाला जो टर्म है ना, एंड वाली टर्म, ये एंड वाली टर्म कांस्टेंट बनेगी, मतलब इसके अंदर एक्स एक्स वगैरह नहीं आएंगे, जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो नहीं आएगा। अच्छा, अब यहां पर बच्चों के जहन में क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि सर ए एन माइनस वन अप टू सोन A1 A2 A1 A0 वो क्या चीजें हैं बेटा? ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स हैं। क्लियर हो गई बात? सर अब ये बताइए कि यहां पर एन को कोई स्पेसिफिक नेम होगा? तो मैंने यहां बता दिया कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर आ रही होगी वेरिएबल की, ये वेरिएबल एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहां पर वाई, एक्स की बजाय वाई भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, डब्ल्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका इन वेरिएबल एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहां जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे, ये मैंने पॉइंट बनाकर लिखा। उसके बाद जो हाईएस्ट पावर के साथ आपका कोफिशिएंट आएगा उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो n की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। यहां पर जो n की पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद n जो है वो बिलोंग करना चाहिए 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। क्लियर हो रही है बेटा बात कि n जो है, इनकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके दरमियान में देखिए मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल मैंने क्या लिखा? 2x की पावर 4। अब यहां पर 2, ये हाईएस्ट पावर 4 है, ये इसकी डिग्री बन गई। डिग्री के हाईएस्ट डिग्री के साथ वाला कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। वेरिएबल x यूज हो रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन x हुआ। जबकि 2 3 5 6 ये कोफिशिएंट हुए, जबकि x वेरिएबल हुआ। अब अलजेब्रिक फंक्शन की मजीद टाइप्स को डिस्कस करने के लिए मैं एक एमसीक्यू सिलेक्ट करता हूं जो आपके सामने लिखा हुआ है, और एमसीक्यू के आंसर तलाश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर तलाश करते करते मैं सारी टाइप्स को डिस्कस कर दूंगा। जैसे अ फंक्शन f of x इक्वल टू x mod इज कॉल्ड। अब इसका आंसर हमने तलाश करना है, इसका आंसर क्या है? तो पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखता हूं लीनियर फंक्शन, तो अब मैं एक्सप्लेन कर दूं लीनियर फंक्शन क्या है। हमने इसका आंसर तलाश करना है, आपने मुझे बताना है कि सर ये इसका आंसर होगा। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। और याद रखिएगा जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा, मतलब इसमें जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर 2, लीनियर फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। यहां पे लिख देता हूं, ग्राफ इसका क्या होगा? ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगी। याद रखिएगा बेटा, ये मैंने लीनियर फंक्शन के मतलब बता दिया। एक फंक्शन जिसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है, जबकि इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर फंक्शन। लिहाजा ये फंक्शन अब तलाश करके मुझे खुद बताना है बेटा आप लोगों ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये एक एमसीक्यू है, इसके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे हमें टिक करना है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? अब उसके मतलब बता रहा हूं बेटा। क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें ऐसा फंक्शन जिसको इस शक्ल में लिखें, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा इन वेरिएबल x के अंदर। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बेटे इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है।
पैराबोलिक शेप, इस तरह की शेप बनेगी, इस तरह की शेप हो सकती है, इस तरह की शेप हो सकती है, इस तरह की शेप हो सकती है, मतलब कप की शक्ल में बननी है, जिस तरह मर्जी बना दो, अपर कप, डाउन कप, लेफ्ट कप, राइट कप, जो मर्जी बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट बताता हूं, आइडेंटिटी फंक्शन बताने जा रहा हूं बेटा। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसको हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए थोड़ी सी तब्दीली की है, लीनियर फंक्शन के अंदर, मेरी बात को फॉलो करना, लीनियर फंक्शन के अंदर अगर हम a 0 कर दें, सॉरी a 1 कर दें और b 0 कर दें, लीनियर फंक्शन के अंदर, बात अगेन रिपीट कर रहा हूं, सुकून से देखें, जो हमारे पास लीनियर फंक्शन है इसके अंदर अगर हम a जो है इसको 1 कर दें, b को 0 कर दें, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। अब याद रखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज इक्वल होती है, डोमेन और रेंज ऑलवेज इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का बता दिया। इसके बाद चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए से मुराद क्या है? सम कांस्टेंट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि सम कांस्टेंट के इक्वल है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या होगा? f ऑफ 1 a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, जो मर्जी पुट कर लो भाई, a ही रहेगा। मतलब इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होंगे, जबकि रेंज जो कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा वो होगा। अब बेटा आपके सामने मैंने चार चीजें लिखी, लेकिन अभी तक किसकी बारी नहीं आ गई। अब ये आप लोगों को मालूम है कि जब इर्द गिर्द मॉड लग जाए तो उसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। बाकी 4 टाइप्स बता दी, तो ये फंक्शन कौन सा बन गया? हमारा मॉडुलस फंक्शन बन गया। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि ये हमारे पास क्या है? एक मॉडुलस फंक्शन है, कि एक क्योंकि इसके इर्द गिर्द मॉड है। अब मॉडुलस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो कुछ आपको मैंने पढ़ा दिया आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको लेक्चर को देखते हुए किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बेटा लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर आने वाले जितनी भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, आप लोगों तक पहुंच सकें। अपनी हिफाजत करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।